right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ फिर से एक वीडियो। इसमें हमने लास्ट टाइम एक वीडियो हमने यहाँ पर देखी थी, अपलोड करी थी मैंने, वह है वन्य जीव वाली। ठीक है, तो वन्य जीव वाली जो वीडियो मैंने देखी यहाँ पर डाली थी, वन और वन्य जीव परीक्षावाणी से, तो परीक्षावाणी से ही उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ आज। और इसमें हम बात करेंगे वन और वन्य जीवों के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि इससे पहले की सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एफआरओ का, आरओ का, एफआरओ का, एनटी का, लोअर पीसीएस जो है, पीसीएस का पेपर अपलोड किया हुआ हूँ, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है, राज्य के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक पर्यटक किस उद्यान में आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं, और उसके बाद क्रमशः राजाजी में आते हैं और फूलों की घाटी में आते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करूँ, 1936 में इसको बनाया गया गवर्नर सर हेली के नाम से। तब इसका नाम रखा गया हेली राष्ट्रीय नेशनल पार्क, यानी कि हेली राष्ट्रीय उद्यान, और यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद इसका नाम रखा गया स्वतंत्रता के बाद रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा नदी, पश्चिमी रामगंगा नदी बहती है इसके किनारे। उसके बाद इसका नाम 1957 में रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है ना, 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल पड़ता है, पौड़ी और नैनीताल में फैला हुआ है। इसके बीच में पाटलिपुत्र है, ये आप बहुत बार पूछा गया है, पाटलिपुत्र किसके बीच में है, ये बहुत पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके और कुछ फैक्ट के बारे में, तो सन 2012 में इस पार्क के चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र में साइलेंस जोन घोषित किया गया। सन 2013 में इस पार्क के बाघों की रक्षा हेतु केंद्र की सहायता से 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF, यानी कि हम जिसको बोलते हैं सदस्य, जो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन 2013 में किया गया था जिम नेशनल पार्क में। इसके अलावा सन 1973 में इसको बाघ जो संरक्षण हमने शुरू किया था, भारत का पहला बाघ संरक्षण केंद्र, यानी कि हम टाइगर रिजर्व बोलते हैं, तो 1973 1 नवंबर 1973 को इसको भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट आपके जो हैं राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हैं। दूसरा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी की बात करें अगर हम, तो राजगोपालाचारी के नाम पर इसको बनाया गया था। सी राजगोपालाचारी हमारे पहले प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर की हम बात करें तो वो थे राजाजी। तो 1983 में राजाजी को बनाया गया था। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करें फूलों की घाटी की, तो सन 1982 में फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, और नंदा देवी को भी सन 1982 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी को कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है सन 1982 में। तो 1982 में राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी को घोषित किया गया था। फूलों की घाटी जो है चमोली में स्थित है, और लगभग इसका क्षेत्रफल 87.5 किलोमीटर है। 14 जुलाई सन 2005 को यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत घोषित किया था। तो ये जो फूलों की घाटी है, तो इसको फ्रैंक स्माइथ ने खोजा था सन 1931 में, और इसके जो अन्य नाम है वो भ्यूडार पार्क, बैकुंठ, गंधमादम, पुष्पावली, पुष्परसा, फ्रैंक स्माइथ पार्क, ठीक है, अलका, नंदकानन, सब इसी के नाम है। आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे। आगे फूलों की घाटी को ढूंढने का श्रेय किसे आता है? तो अभी मैंने बताया था फ्रैंक स्मिथ को। सन 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने इस पार्क को ढूंढा था। जब फ्रैंक स्माइथ गंधमादम पर्वत से आगे को जा रहे थे, कामेत पर्वत को चढ़ने के बाद, तो उनको यह जगह दिखी थी। वो यहाँ से लगभग 250 किस्म के बीजों को अपने साथ ले गए थे विदेश। ठीक है, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो वैली ऑफ फ्लावर जब प्रकाशित हुई थी तो पूरी दुनिया को इसके बारे में पता लगा था। ठीक है ना, तो यहाँ पर करीबन हजारों किस्म के फूल होते हैं, लगभग 250 किस्म के फूल अपने साथ ले गए थे। अगला है, सर्वाधिक हाथी व बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा राजाजी नेशनल पार्क में। राजाजी नेशनल पार्क जो है वो हाथियों के लिए बहुत जाना जाता है। यह हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी में 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, इसका मुख्यालय देहरादून में है। तो ये आपका माना 1983 में बना था। ठीक है ना, तो ये किसके लिए माना जाता है? ये माना था राजाजी राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक बारहसिंगा और बाघों के लिए। अगला है, फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? फूलों की घाटी में जो बहती है, पुष्पावती नदी बहती है। मैंने आपको बताया था, पुष्पावती नदी जो है वो कामेत पर्वत के पुष्पतोया ताल से निकलती है, और यह इसके बीच से निकलती है, इसलिए फूलों की घाटी को सिंचित करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, बहुत पूछा आता है ये। अगला है, सन 1977 में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेहरुड़ी कस्तूरी मृग की स्थापना 1977 में की गई थी। ठीक है,
कस्तूरी मृग को बचाने के लिए, कस्तूरी मृग हमारा राजकीय पशु है ठीक है, तो इस वजह से उसको बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए थे। ठीक है, चलिए ये 1982 में चमोली के काचुला खर्क में भी कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी। आगे है बेदनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है। बुग्याल की बात हो रही है, तो बेदनी बुग्याल जो है वो चमोली में स्थित है। माना जाता है कि यहाँ पर वेदों की रचना हुई थी, वेदों का यहाँ पर लिखी गई थी जो वेद व्यास ने, ऐसा माना जाता है चमोली के बेदनी बुग्याल में। ठीक है, सबसे बड़ा बुग्याल है उत्तराखंड का, रूप उनके पास या मिलता है, तो इसलिए इसको बेदनी बुग्याल कह देते हैं क्योंकि यहाँ पर वेदों की रचना हुई थी, इसीलिए इसका नाम वेदनी बुग्याल पड़ा। अगला है नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र, आपको पता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें, नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र जो है ये आपका चमोली में स्थित है। वैसे ये 1988 में बनाया गया है। ठीक है, तो जैव आरक्षित क्षेत्र जो है ये 1988 में बनाया गया। ये उत्तराखंड का, आप ये मत समझना कि मैं आपको नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा हूँ, वो अलग है। ये है आपका 5860.6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र, ये 1988 में बनाया गया था। ठीक है, चमोली में है वैसे, लेकिन तीनों क्षेत्रों में पड़ता है। अगला है आपका दवा के रूप में प्रयोग की जाने वाली कस्तूरी प्राप्त होती है, तो ये केवल नर कस्तूरी मृग से प्राप्त होती है। कस्तूरी जो होती है नर से प्राप्त होती है और लगभग 30 से 45 ग्राम के आसपास से एक बार में प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ नर से ही प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखो इसमें ये 3-3 वर्ष के अंतराल में पाई जाती है। ठीक है, 30 से 35 ग्राम। और मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। हिमालयन मस्क डियर भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, कस्तूरी मृग को। ठीक है, राज्य पशु है हमारा, लगभग 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। इसके संरक्षण के लिए सबसे पहले 1972 में कार्य किया गया था। 1972 में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है, कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी सबसे पहले। उसके बाद 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग बताया था, 1986 में अस्कोट अभ्यारण्य बना था, 1982 में काचुला खर्क बनाया था। ये सब आपके कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए बनाए गए या किए गए प्रयास हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो दक्षिण पूर्व एशिया का हेली नेशनल पार्क। ठीक है, मैंने आपको बताया था हेली नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई। यह एशिया का और भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है। और इसके स्थापना तत्कालीन जो हेली थे उस समय गवर्नर उनके नाम पे किया गया था। 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है लगभग, और यह पौड़ी और नैनीताल में फैला हुआ है। ठीक है ना, चलिए आगे है आपका जनपद जिसमें पुष्पावती नेशनल पार्क स्थित है। तो पुष्पावती नेशनल पार्क जो है चमोली में है, जिसको हम फूलों की घाटी कहते हैं। मैंने इसके नाम बताए थे आपको, पुष्पावली, पुष्परसा, फ्रैंक स्माइल घाटी, गंधमादन, बैकुंठ, अलका और केदार खंड में इसका जो स्कंद पुराण है उसमें नंदकानन कहा गया है। ठीक है ना, तो ये भी इसी के नाम है। तो इसलिए पुष्पावती नेशनल पार्क इसको बोल देते हैं क्योंकि पुष्पावती नदी बहती है, इसलिए इसको पुष्पावती पार्क बोल देते हैं। अगला वर्तमान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई है का पूर्ववर्ती नाम क्या था। तो इसका पूर्ववर्ती नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, वर्तमान में जिम नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी, यहाँ 35 दिया हुआ है। उसका रामनगर नेशनल पार्क भी इसका नाम है, हेली नेशनल पार्क भी इसका नाम है। पूर्ववर्ती नाम इसका अगर हम बात करें तो हेली नेशनल पार्क स्टार्टिंग, स्वतंत्रता के बाद रामगंगा नेशनल पार्क, 1957 के बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है ना, तो इतने फैक्टर आपको अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, तो इसलिए लाइक करते हुए चलिएगा। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 में। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना करने का जो मेन मकसद था और वो था आपका 1972 में जो हमारा कस्तूरी मृग संरक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसके तहत सबसे पहले केदारनाथ वन्यजीव विहार बनाया गया था। इसको बनाने का मेन मकसद है कस्तूरी मृग का संरक्षण। 1970 से जैसे हम टाइगर परियोजना, हाथी परियोजना, तो कस्तूरी मृग परियोजना 1972 में ही शुरू हुई है हमारे देश में, और उस समय सबसे पहले केदारनाथ वन्यजीव विहार को ही बनाया गया था। चलिए, फूलों की घाटी निकटतम स्थित है। तो फूलों की घाटी जो है वो किसके निकटतम स्थित है, सबसे निकटतम स्थान कौन सा है, तो वो हो जाएगा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो है उसके आपके बहुत नज़दीक है किसके, फूलों की घाटी से। तो बद्रीनाथ से ही जब बद्रीनाथ को जाते हैं लोग तो फूलों की घाटी
के लिए जो निकलते हैं तो वहीं से होते हुए निकलते हैं, ठीक है ना। चलिए, बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे पर है। बद्रीनाथ की एक दो बात मैं आपको बता दूं, पेपरों में आई है। इसका जो किस शैली पर बना है, तो मुगल शैली पर बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बद्रीनाथ, ठीक है। बद्रीनाथ की मूर्ति जो थी नारद कुंड में पड़ी हुई थी, नारद कुंड से उठा के शंकराचार्य ने अंदर रखी थी, ऐसे मानते हैं, ठीक है ना। तो बद्रीनाथ जो है चमोली में स्थित है, ठीक है। चलिए, अगला चीड़ का वृक्ष किन वनों की प्रमुख विशेषता है। तो चीड़ का वृक्ष जो है, यह जो प्रमुख विशेषता है, यह हो जाएगा कोणधारी वन। कोणधारी वन जो होते हैं, जिसको आपने देखा भी होगा, बहुत सारे इस प्रकार के जो वन होते हैं इनको कोणधारी वन में ज़्यादातर गिने जाते हैं। कोणधारी वन इसलिए कहा जाता है कि उनकी पत्तियां क्या होती है, नुकीली होती है, ठीक है, तो इसको कोणधारी वन भी बोल देते हैं। कोणधारी वनों की हम बात करें अगर, तो ये बहुत ऊंचाई पे हैं। कोणधारी वनों की बात करें, इसमें आपका बहुत से ऐसे मिलते हैं जैसे कि देवदार से मिल जाता है, स्प्रूस मिल जाता है, फर मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के वन जो होते हैं आपके कोणधारी वनों में गिने जाते हैं, ठीक है। तो इनकी ऊंचाई जो है लगभग चीड़ तो नॉर्मली आपका 900 से लेके 1800 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वन पाए जाते हैं उत्तरांचल में, 900 से लेके 1800 मीटर की ऊंचाई पर। तो यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे कोणधारी, इनका प्रमुख वृक्ष चीड़ होता है। इन वनों में शुष्कता रहेगी हमेशा, क्योंकि चीड़ जो होता है पानी को छोड़ता नहीं है। चट्टानी धरातल पर उग जाते हैं, कहीं कहीं पर बीज जो होती है इनमें घासें भी पाई जाती हैं, आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा युग में सुमेलित है। तो यहाँ पर हमको देखना है कौन सा युग में जो सुमेलित है, ठीक है। कोणधारी वन मैंने बताया था 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। पर्वतीय शीतोष्ण वनों की बात करें तो 1800 से 2700 मीटर के आसपास पाए जाते हैं। पर्वतीय शीतोष्ण वनों की एक बात बताऊं मैं आपको, कुछ चीज़ें तो इसमें है आपका स्प्रूस, सिल्वर फर, देवदार, साइप्रस पाए जाते हैं, और इसके अलावा बाज भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका पर्वतीय शीतोष्ण वन है। दूसरा है उप अल्पाइन वन, जो है 2700 से अधिक के ऊपर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उप अल्पाइन वन जो होते हैं 2700 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पाएंगे, बिल्कुल सही है, जिसमें सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, आपका देवदार, बर्च, बुरास, कंपानुलाटस, ऐसे बहुत से पेड़ आपको दिख जाएंगे। ये जो पेड़ होते हैं उप अल्पाइन वन, ये बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं और कच्चे ही जल जाते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिल्वर फर यानी कि ब्लू पाइन और स्प्रूस, देवदार, बर्च आदि के वृक्ष किस प्रकार के वनों में उगते हैं। तो अभी मैंने आपको बता दिया है, इसका सही आंसर है उप अल्पाइन और अल्पाइन वन। तो उप अल्पाइन और अल्पाइन वन जो पाया जाता है 2700 मीटर से अधिक की ऊंचाई में पाए जाते हैं, और ये बहुत ही ऑयली होते हैं और कच्चे ही जल जाते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। अगला, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री 11वीं वार्षिक रिपोर्ट 2009 के अनुसार, तो 2009 की बात हो रही है यहाँ पर, अभी 2019 की वन रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है। और 2016 वन रिपोर्ट, ये 2011 वन रिपोर्ट, 16वीं वन रिपोर्ट आ चुकी है, 11वीं की बात कर रहा है, बहुत पुराना ये आपका क्वेश्चन है। तो 45.80 आपका ये दिखा रहा है यहाँ पर प्रतिशत भाग पर वन है, कुल कितने, कुल क्षेत्रफल का जो 15वीं रिपोर्ट है, 15वीं रिपोर्ट के अनुसार 46.86 है, तो थोड़ा सा बड़ा है, मैंने बताया था एक आध अंक आगे बचा है। 46.86% पर वनाच्छादित है, ये टोटल 15वीं रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, जो 15वीं रिपोर्ट आई थी। तो ज़्यादा अंतर नहीं आया है, और जो इसकी 16वीं रिपोर्ट है उसमें भी आपकी ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुछ एक आध आंकड़े ऊपर नीचे होंगे, आप वो देख लेना। अगला है चंडी प्रसाद भट्ट, जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस जिले से हैं, ठीक है ना। तो चंडी प्रसाद भट्ट की हम बात करें, चमोली जिले से हम इनको जानते हैं, चंडी प्रसाद भट्ट को। चंडी प्रसाद भट्ट का नाम तब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था जब उन्होंने चिपको आंदोलन में भाग लिया था। चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है चंडी प्रसाद भट्ट और आपका जो सुंदरलाल बहुगुणा थे। चंडी प्रसाद भट्ट की 1982 में इन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता, 2013 में इनको गांधी शांति पुरस्कार मिला है, और 2019 के आसपास इनको इंदिरा गांधी पुरस्कार, वीरता पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय वन कितने मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं आपके 1200 मीटर की ऊंचाई के आसपास। बात हो रही है उपोष्ण की, उपोष्ण मतलब आपका थोड़ा सा गर्म की बात हो रही है, ठीक है ना। तो उपोष्ण कटिबंधीय वन जो होते हैं वो 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई के बीच में पाए जाते हैं, और इसमें आपका पूरा उप हिमालयी क्षेत्र आ जाता है। साल जो होता है इन वनों का प्रमुख वृक्ष होता है, साल, ठीक है ना। इसके अलावा हल्दू मिलेगा, खैर मिलेगा, बांस मिलेगा, अन्य वृक्ष भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, उपोष्ण कटिबंधीय वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय वन की हम बात करें तो मैंने आपको बताया था साल, सेमल, शीशम, और ये सभी आपके पाए जाते हैं, जो आपका 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाएंगे। अगला है 1000 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के अंतर्गत कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो चीड़ आपको मिल जाएगा। चीड़ तो जो है आपका जो है
कोणधारी वन का है 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाया था, तो ये तो 1000 की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर चीड़ इसका प्रमुख वृक्ष है, ठीक है। चीड़ इसका बहुत प्रमुख है। इसके अलावा आपको बांस मिल जाएगा यहाँ पर और खरसू भी मिल जाएगा। ये सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जिम कॉर्बेट की है, ठीक है। आपका ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो आपने गाना आज से बहुत पहले फेमस हुआ था, ठीक है, जो ख्वां बागारे गाना शुरू हुआ था, ठीक है। तो वो आपका इसी पर है, मैन ईटर ऑफ लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग जो पुस्तक है, इसमें जो नरभक्षी बाघ है उस पर वो गाना फिल्माया गया था, ठीक है। बहुत फेमस हुआ था, आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो जिम कॉर्बेट की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है, पूछी जाती है। अगला, पौड़ी जनपद में स्थित सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना नदी जो है पौड़ी जनपद में बहती है और यहाँ पर उसके आसपास के क्षेत्र को संरक्षित कर दिया गया है, इसलिए सोना नदी वन्यजीव विहार बनाया गया है, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो की गई थी सोना नदी वन्यजीव विहार की 1987 में की गई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1987। और इसको 301 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बनाया गया था। उस समय पौड़ी गढ़वाल जनपद में है ये, ठीक है। तो सोना नदी वन्यजीव विहार जो है यहाँ पर चीतल, गुलदार, शेर, जंगली सुअर इस प्रकार के और पक्षियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये फिशिंग ईगल है, फ्लीज है, हिमालयन पाइड है, किंगफिशर है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में है? तो उत्तरकाशी जिले में कौन सा बुग्याल है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दयारा बुग्याल, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? दयारा बुग्याल हो जाएगा, ठीक है। तो दयारा बुग्याल जो है उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। बगजी और आपका जो बेदनी है मैंने बताया था अभी, सबसे बड़ा बुग्याल है। अगला है जीवी पंथी हिमालय पर्यावरण कटारमल कोशी एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो कटारमल आ गया है, तो आपका अल्मोड़ा। कटारमल है, कटारमाला लिख दिया इसने। तो अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई थी जीवी पंथी हिमालय कटारमल विकास की, ठीक है। अगला है ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चारावाह को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, वैसे डी सही है, बट इसका बकर खाल, पालसी और पाथच भी इनको बोल लेते हैं, ठीक है। ये ऊंचे चरवाहे होते हैं, जो भुटिया जो होते हैं, ऊंचे स्थानों पर चरवाहों का काम करते हैं। अगला है हरकीदून बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में। बहुत इंपॉर्टेंट है हरकीदून बुग्याल, ठीक है। तो ये आपका हरकीदून बुग्याल है उत्तरकाशी में। अगला है केदारनाथ वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार जो पड़ता है आपका, तो देखने को मिलेगा चमोली और रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में, ठीक है। चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है केदारनाथ वन्यजीव विहार। और 1972 में इसको स्थापित किया गया था। 957 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1972 में जब हमने कस्तूरी मृग परियोजना शुरू की थी, तो सबसे पहले इसको बनाया गया था केदारनाथ वन्यजीव विहार, ठीक है। 957 वर्ग आपका है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सम्मिलित कीजिए, आपको सम्मिलित करना है। गोविंद वन्यजीव विहार कितना वर्ग किलोमीटर का? तो उसका क्षेत्रफल ही देखना है। अभी मैंने बताया था पहले, तो आपको ये सीधे लगा लो, बी का 1 केदारनाथ वन्यजीव विहार। तो बी का 1 सिर्फ और सिर्फ इसी में ही है और किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको एक भी आता हो तो आप उससे भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है ना। एक भी अगर आपको याद हो तो। केदारनाथ वन्यजीव विहार 957 है। इसके बाद देखो ए का 2 हो जाएगा 975 गोविंद वन्यजीव विहार, ठीक है। इन्होंने शायद गलत दिया हुआ है। गोविंद वन्यजीव विहार 485 किलोमीटर का है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, गोविंद वन्यजीव विहार गलत दिया है, 485 सही कर लेना है इसको। क्यों है भी बताऊंगा आपको। सोना नदी वन्यजीव विहार 301 सही आपका 301 है। और आपका अस्कोट वन्यजीव विहार जो है वो 600 है लगभग, ठीक है। ये गलत क्यों है इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारा जो है वन्यजीव विहार, जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव विहार जो सबसे बड़ा हमारा है वो है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार। ये 2 बार उत्तराखंड के समूहों में पूछा जा चुका है। सबसे बड़ा केदारनाथ वन्यजीव विहार ही है, याद रखना है इसको। वन्यजीव विहार की बात कर रहा हूँ मैं। राष्ट्रीय उद्यान में आप अगर बात करोगे तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है 2390। वो राष्ट्रीय उद्यान है जो कॉर्बेट वगैरह हम पढ़ते हैं, वो गंगोत्री है, वो सबसे बड़ा है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार होगा, याद रखना। ये गलत दिया हुआ है, 485 आपका यहाँ पर गोविंद वन्यजीव विहार है, ठीक है ना। चलिए अगला है आपका मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना जो की गई थी सन 1993 में की गई थी। इसी के अंदर एक आता है विनोद माउंटेन क्लेव, ठीक है। आपने सुना होगा विनोद माउंटेन क्लेव की स्थापना, ये इसी के अंतर्गत है। उसी को हम मसूरी वन्यजीव विहार बोल देते हैं। ये आपका 11 वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, मात्र 11 किलोमीटर, लगभग 10 के आसपास, बट 11 आ जाता है लगभग टोटल, ठीक है। देहरादून में स्थित होगा क्योंकि मसूरी वहीं है। जब पहाड़ी बटेर
जो अब विलुप्त प्राय हो गया है उसी के लिए इसको बनाया गया था, उसी के नाम से। इसलिए इसका नाम, क्योंकि पहाड़ी बटेरे का जो वैज्ञानिक नाम होता है, मतलब जो नाम होता है उसको बोलते हैं माउंटेन क्लेव। वैज्ञानिक नाम नहीं, मतलब उसको अंग्रेजी में माउंटेन क्लेव बोलते हैं। तो माउंटेन क्लेव जो होता है आपका पहाड़ी बटेर, इसीलिए इसका नाम विनोग माउंटेन क्लेव रखा गया था, मसूरी वन्यजीव विहार का नाम, ठीक है ना। चलिए, उत्तराखंड विकास निगम कब से स्वतंत्रतापूर्ण कार्य कर रहा है? तो उत्तराखंड विकास निगम की हम बात करें तो उत्तराखंड विकास निगम जो शुरू हुआ 1 अप्रैल सन 2001 से इसको अपना स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर रहा है। भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना की गई थी सन 1952 में, ठीक है। भारतीय की बात हो रही है, ठीक है। 1952 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, आपके जीएस के लिए भी है और आपका उसके लिए भी, उत्तराखंड के लिए भी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? आपको सुमेलित नहीं करना है, ये आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें 520 है, सुमेलित नहीं है, वो बता रहा हूँ मैं आपको, जो नहीं पहले सब बताता हूँ कौन कौन से कितने हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो 820 है, ये भी सही हो गया। इसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की हम बात कर रहे हैं तो 624 है, और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है 1000, ये गलत है। तो 624 कह रहे हैं, 660 है, ये भी गलत दिया है, ये भी गलत दिया है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, बट इनके हिसाब से जो आंसर सही इन्होंने जो दिया होगा, मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। तो उन्होंने गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है, मैं बताता हूँ आपको, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है 2390, इससे पहले बता चुका हूँ। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है आपका 624 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर ये पड़ जाता है आपका, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। तो ये भी आपका किलोमीटर स्क्वायर है, ये भी किलोमीटर स्क्वायर है, तो दोनों गलत हैं यहाँ पर, दोनों आपको सही करा रहा हूँ। यहाँ पर 624 हो गया नंदा देवी, गंगोत्री सबसे बड़ा है और 2390 है। डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट बैंडिस की सलाह पर कब देहरादून में देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? देश का प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना जो की गई थी 1878 में की गई थी, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें भारत में वन जो आपका वन महानिरीक्षक जो डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट बैंडिस है, उनकी सलाह पर ही आपके क्या कहते हैं 1878 में इसकी स्थापना की गई थी। पहला अगर हम बात करें भारत में वन संरक्षण का कार्य 1865 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो देश का प्रथम वन विश्वविद्यालय था ये, इंपीरियल फॉरेस्ट्री स्कूल इसको कहा गया बाद में। 1906 में इसको बोलेगा इंपीरियल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे हम इसको FRI बोलते हैं। उसके बाद इसका स्वतंत्रता के बाद इसका नाम हो गया इंडियन फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि इंपीरियल हटा दिया गया, इंपीरियल का नाम इंडियन कर देगा, इतना ही, बाकी नाम वही रहा। इसलिए जब 1906 में इसका नाम इंपीरियल रखा गया, इसलिए 2006 में प्लेटिनम जुबली मनाई गई इसकी, किसकी? वन FRI की, ठीक है ना। तो FRI की बनाया 1991 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे है विटामिन तथा खनिज लवणों से युक्त कौन सा पौधा एनीमिया रोग के लिए, एनीमिया रोग का नाशक होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिच्छू या कंडाली। कंडाली या बिच्छू जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है एनीमिया रोग, और इसके लिए बहुत ज़्यादा खनिज लवण होते हैं इसमें। बिच्छू की सब्जी खाओ तो उससे दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है। अगला है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो गंगोत्री है आपका, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हम देखेंगे वो आपका उत्तरकाशी में होगा, क्योंकि उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, तो गंगोत्री वही है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी क्या होगा? उत्तरकाशी में होगा, ठीक है। तो उत्तरकाशी में स्थित है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, 1989 में स्थापित है, 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। हिम तेंदुए के लिए इसको जाना जाता है। इसके अलावा हिम तेंदुआ संरक्षण कार्यक्रम यहाँ से शुरू किया गया था गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से। हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए 1990-91 में स्नो लेपर्ड योजना बनाई गई थी। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई सन 1982 में, ठीक है। ये आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, 624 वर्ग किलोमीटर चमोली में फैला हुआ है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सन 1988 में इसको क्या बनाया गया था? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1989 में की गई थी और 2390 किलोमीटर फैला हुआ है, उत्तरकाशी में है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड के निम्न में से कौन सा वन्य संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है? तो टाइगर रिजर्व कार्बेट नेशनल पार्क है हमारा। 1973 में प्रथम टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था। अगला निम्न कथनों में से कौन से कथन वनों से प्राप्ति के संबंध में सही है? तो वनों की प्राप्ति के संबंध की बात हो रही है यहाँ पर। वनों से शतावरी, अश्वगंधा, चिरायता प्राप्त होगा, बिल्कुल होगा। तेज पत्ता यहीं से प्राप्त होगा, अखरोट यहीं से प्राप्त होगा, बादाम आदि प्राप्त होते हैं, और लाख, रुद्राक्ष, रीठा सब यहीं से प्राप्त होते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। वनों से मतलब कि पेड़ों से ही ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो इसका सही आंसर सभी हो जाएगा।
अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सही है आपको बताना है। विलो की लकड़ी क्रिकेट के बल्ले बनाती है, बिल्कुल सही है। क्रिकेट का बल्ला विलो की लकड़ी से बनती है। वॉलनट और साल की लकड़ी से वाद्य यंत्र बनते हैं, बिल्कुल सही है। स्प्रूस से पैकिंग डिब्बे बनते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो विलो की लकड़ी जो होती है क्रिकेट बल्ले बनाने के काम आती है, याद रखना। 112 वाला देखो, उत्तराखंड आपको सत्य गठन जानना। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र विश्व के 12 प्रमुख जैव विविधता वाले केंद्र में से एक है, बिल्कुल सही। उत्तराखंड की वन पंचायत व्यवस्था देश में अपनी तरह की अकेली वन पंचायत है, इसमें वनों के प्रबंधन और उत्पादन में उपयोग करने का अधिकार ब्रिटिश काल से मिला हुआ, बिल्कुल सही। इसका एक और दो बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से किस पौधों से कैंसर के इलाज हेतु टेक्सास नामक रसायन पाया जाता है। यह है आपका धुनेर। धुनेर जो है ये बहुत आपका ऐसी जड़ी बूटी है जिससे आपका कैंसर के इलाज के लिए यूज किया जाता है। सत्य कथन चुनना है आपको। बांज उत्तराखंड का सदाहरित वृक्ष है। हिमालय में बांज की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में वानिकी के रूप में इसका वृक्षारोपण किया गया, बिल्कुल सही। और है, वन अनुसंधान की दृष्टि से देश का प्रथम वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में खुला गया, FRI, बिल्कुल सही। तो एक और दो दोनों इसके सही हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं हो बताना है। इंडियन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है वो ऋषिकेश में है आपका, ये आपका बताना है सही है कि नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान में, ये भी बिल्कुल सही है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री के रानीखेत में, ये भी बिल्कुल सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ड्रग रिसर्च इन पिथौरागढ़ में, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो आपका ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। ठीक है, तो पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा दोनों कर दिया, पहले ही गलत कर दिया इसने। यहाँ पिथौरागढ़ लिख दिया है, अल्मोड़ा कर दिया, तो ये तो अंधे को भी दिख जाएगा कि गलत है। अगला, निम्नलिखित में से किसकी जड़ों से बना सुरमा आंखों के लिए उपयोगी होता है। तो ये जो सुरमा बनाते हैं काजल, प्राचीन लोग ममीरा से बनाते थे। ठीक है, अगला है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कब रखा गया था। इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कब रखा गया था। सन 1884 में। 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा, जबकि 1906 में इसका नाम रखा इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1906 में इसमें सिर्फ रिसर्च नाम जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखना। इसी को हम आज FRI बोलते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये रिसर्च जोड़ा गया था 1906 में, बाकी फॉरेस्ट इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया था 1984 में। अगला है, डूंगी पतोली चमोली में वन आंदोलन किस वृक्ष के जंगलों को कटाई के लिए होता है। बांज। डूंगी पतोली आंदोलन जो हुआ था आपका, ये आपका बांज के वृक्षों को रोकने के लिए कटान के रोकने के लिए महिलाओं द्वारा विरोध किया गया था। मैती मायका आंदोलन शुरुआत हुई थी सन 1996 में। मैती आंदोलन की शुरुआत 1996 में जो शुरू की गई थी, ये गढ़वाल में एक टीचर थे, इनका नाम था कल्याण सिंह रावत। ये शुरू हुआ है चमोली के गोपेश्वर से। ग्वालियर इंटर कॉलेज में ये आपके टीचर थे उस समय। इन्होंने अब ये क्या करते हैं कि इन्होंने शुरुआत की थी कि हर एक लड़की जो शादी से पहले, क्योंकि इसमें अनब्याही लड़कियां ज़्यादा भाग लेती हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है वो लोग क्या कर सकते हैं, शादी से पहले शादी के दिन एक पेड़ लगाएंगे और जिसको उनके माँ बाप सिंचाई करेंगे। ठीक है ना। मेहरुड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी। मेहरुड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी 1977 में। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग जो है वो कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। विनोग माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई, सन 1993 में। ठीक है ना, तो ये इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1993 में। ठीक है, यहाँ पर इतिहास में पहली बार ब्लैक बेरिल कोरल सांप खोजे गए हैं। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ब्लैक बेरिल जो है कोरल सांपों की खोज विनोग माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार में की गई है। करंट अफेयर है। ठीक है, तो इस करंट अफेयर के 1 लाख तो बनता है। ठीक है, तो ये आप कहोगे कहाँ खोजे गए, तो आप कहोगे विनोग माउंटेन क्लेव। 1993 में इसकी स्थापना हुई है। फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर घोषित किया गया था, 2005 में। फूलों की घाटी को जुलाई में अगर इसको हम बात करें 14 जुलाई सन 2005 को क्या किया गया था, विश्व विरासत श्रेणी में घोषित किया गया था। 1982 में फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है ना, तो ये आपका 87.5 यानी कि 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पॉपुलर बर्च चीड़ ओक के वृक्ष कौन से वनों में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 123 का, वो हो जाएगा पर्वतीय शीतोष्ण वन। पर्वतीय शीतोष्ण वनों की हम बात करें अगर, तो ये पाए जाते हैं 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई तक। निचले भागों में चीड़ पाया जाएगा, ऊपर सिल्वर, फर, देवदास, साइप्रस वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, बर्च पाए जाते हैं, ओक पाए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए। अल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान पाए जाते हैं।
अल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान जो पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे आपके इसके मैदान में जो पाए जाते हैं वो आपके ये सभी हो जाएंगे। पहले तो ये देख लो आप, जूनिफर पाया जाता है, विलो पाया जाता है अल्पाइन घास के मैदान में, और रिप्स पाया जाता है। ये झाड़ियाँ 3000 से 3600 मीटर की, 3600 मीटर की ऊंचाई पाई जाती हैं। ठीक है, इनके बीच इनसे अधिक थोड़ा सा ऊंचाई पर चले जाओ तो आपको बुग्याल देखने को मिल जाएंगे झाड़ियों से। उत्तराखंड में सर्वाधिक झाड़ियाँ टिहरी में पाई जाती हैं। ठीक है, तो अच्छी लगी हो लाइक कर देना। ठीक है, इन्फॉर्मेशन। अगला है गढ़वाल मंडल के कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत पौड़ी में पाया जाता है। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, कितना प्रतिशत जो है क्षेत्र, वन क्षेत्र जो है वो पौड़ी में पाया जाता है, गढ़वाल मंडल में जो आता है 60% पाया जाता है। 60% जो है वो गढ़वाल मंडल पाया जाता है। उस 60% का लगभग 22% जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, पौड़ी में पाया जाता है। ठीक है, तो पौड़ी वन क्षेत्र 22 में 60 की बात हो रही टोटल। ठीक है, वैसे अब मैं बता दूं आपको, पौड़ी में जो प्रतिशत वन क्षेत्र का वो है 61.38% टोटल का, पूरे उत्तराखंड का। अगर सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहा है 60% में से, जो 60% आपका टोटल है उसमें से बात हो रही है, तो 22% अधिकतम पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल साहसिक पर्यटन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। तो औली। स्कीइंग प्रतियोगिता जो होता है हर साल वहाँ पर जो होती है वो आयोजित की जाती है, मतलब मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, अगला किस बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन मिलता है। तो बगजी। बगजी बुग्याल जो चमोली है, यहाँ से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन देखने को मिलता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीव केदारनाथ वन्यजीव विहार में पाया जाएगा। केदारनाथ वन्यजीव विहार में उपरोक्त तो सभी मिलेंगे, हिम तेंदुआ, तेंदुआ आपका, इसके अलावा काला भालू, काला हिरण, सब आपको मिल जाएंगे। वर्ष 1972 में कस्तूरी मृगों के संरक्षण हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1972 में। तो यह मैंने बताया था आपको, केदारनाथ वन्यजीव विहार की। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना ही किस लिए की गई थी, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए। और कस्तूरी मृग संरक्षण जो शुरुआत हुई थी हमारी सन 1972 से हुई थी, और 1972 में सबसे पहले हमने किसे बनाया था, केदारनाथ वन्यजीव विहार, जो 957 वर्ग किलोमीटर फैला है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा है। टाइगर वॉच योजना की हम बात करें, टाइगर वॉच योजना सन 1991-92 में शुरू की गई थी। ठीक है ना, तो टाइगर वॉच योजना कब शुरू की गई थी, 1991-92 में। राज्य के 6 राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान क्या है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है गंगोत्री। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की जो टोटल है 2390 किलोमीटर स्क्वायर इसका आपका क्षेत्रफल है। निम्नलिखित में से कौन सा फूलों की घाटी का नाम नहीं है। तो इसका जो आपका फूलों की घाटी का नाम अगर हमको जो नहीं देखने को मिलता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुष्प सरोवर। ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो एक तो आपका नंदा देवी है, फूलों की घाटी है, नंदकानन भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों हैं। ठीक है, ये 2005 में कर दी गई है और ये आपका 1988 में कर दी गई है, ये चीज़ याद रखना। अगला है राज्य के 6 वन्यजीव अभ्यारण्य में से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो है आपका केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, 957 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन फूलों की घाटी के नाम हैं। तो ये आपका बैकुंठ भी है, फ्रैंकिसमाइट भी है, अलका भी है, ये सभी है हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी गठिया के लिए लाभकारी है। गठिया के लिए लाभकारी जो सबसे ज़्यादा लाभकारी होती है वो होती है आपकी भेकल। ठीक है, भेकल के पत्ते। अगला प्रश्न है राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा। फूलों की घाटी इसमें से सब में से 87.50 वर्ग किलोमीटर ही है, मात्र कितना 87.5 वर्ग किलोमीटर है। अगला है उत्तरांचल के चमोली जिले के भ्यूडार गांव की सीमा पर समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर मनोरम स्थल फूलों की घाटी है। यह देश विदेश का प्रसिद्ध उद्यान है। इसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। निम्न में से वह उद्यान है, बताओ। सब कुछ तो बता दिया है इसने, तो अब क्या रह गया इसमें। ठीक है, तो यह इसका नाम है फूलों की घाटी। पहले बताया मनोरम फूलों की घाटी है, तो सब कुछ तो बता दिया है। चलिए, जड़ी बूटियों की उपलब्धता की दृष्टि से निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 140 का हो जाएगा सही। उच्च हिमालयी क्षेत्र जो होता है जड़ी बूटियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। यहाँ पर लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियाँ उत्तराखंड में पाई जाती है। कौन सा बुग्याल शीतकालीन स्कीइंग हेतु बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर तो यही है, तो दयारा भी फेमस है। ठीक है, अगला है भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब की गई थी। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, देखो रिपीट हो रहे हैं, सन 1952 में। ठीक है, रिपीट इसलिए हो रहे हैं ताकि आपको अधिक से अधिक याद रहे। अगला है कंडाली वनौषधि किस रोग के उपचार के लिए है। अब इससे पहले बता चुका हूँ कंडाली के बारे में, एनीमिया रोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंडाली महोत्सव मनाया जाता है सन 12 साल में एक बार,
भूटियाओं द्वारा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उष्णकटिबंधीय वनों की मुख्य प्रजातियां ढाक, सेमल, गूलर, जामुल, बेर आदि हैं। बिल्कुल सही है, उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं ये। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये वन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएंगे इसके। अब देखिए, वो नीचे दिया है चित्र, चित्र के आधार पर आपको देना है उत्तर। पहला क्या देना है? चित्र के आधार पर निम्नलिखित 5 चित्रों में से ए किस वनस्पति को दर्शाता है? ए किस वनस्पति को दर्शाता है, ये आपको देखना है। ठीक है, अब बताइए ए किस वनस्पति को दर्शाता है? ये आपका क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, आपका ये है उच्च हिमालय क्षेत्र, मध्य हिमालय और शिवालिक क्षेत्र, यह बताइए वहाँ पर। ठीक है, अब आपको बताता हूँ यहाँ पर कौन से होंगी ये। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्पाइन। अल्पाइन वनस्पतियां जो होंगी वो हमेशा ऊंचाई में पाए जाएंगे। ठीक है, बहुत ऊंचाई में पाई जाती है। मैंने आपको बताया था अल्पाइन झाड़ियां, अल्पाइन वनस्पति जो होती हैं वो 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पाई जाती हैं। और इस हिसाब से ये गलत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि ए जो है वो बहुत ऊंचाई पर है, क्योंकि ये सबसे ऊपरी इलाका है। ठीक है, अगला दिए गए मानचित्र में सी क्या दर्शाता है? सी वाला स्थान सदाबहार वनस्पति क्षेत्र को दर्शाता है, बिल्कुल है। बी वाला स्थान किस वनस्पति को दर्शाता है? अच्छा, बी पूछ रहा है, तो बी जो है आपका मध्य हिमालयी क्षेत्र में आ गया। और इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वनस्पतीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय वनस्पति जो आपका वनस्पति कटिबंधीय वनस्पति है, पर्वतीय वनस्पति, उसको ये दर्शा रहा है, पर्वतीय वनस्पति को दर्शा रहा है उष्णकटिबंधीय। ठीक है ना, तो ये आपका क्योंकि मध्य हिमालय क्षेत्र है आपका, ये देख लीजिए आप, मध्य हिमालय क्षेत्र यानी कि नैनीताल और अल्मोड़ा वाला क्षेत्र है ये। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाएगा? ये आपका उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। तो दोस्तों, यह होती मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने बात करी थी आपकी सेकंड पार्ट की। ठीक है, तो टोटल 146 क्वेश्चन है, आप देख सकते हो सभी 146 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ हूँ। ठीक है, अच्छे से बताया हुआ है आपको, और लाइक और शेयर आपको करना है। आगे इसी तरह से मनोबल बढ़ाते रहिए। आगे अभी प्राकृतिक आपदा है, अभी हमारे बहुत से ऐसे चैप्टर हैं ज्योग्राफी के जो आपके आने वाले हैं, बहुत से ऐसे चैप्टर आएंगे। ऊर्जा परिदृश्य आएगा अभी, उसके बाद हम यहाँ पर बहुत सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, प्रशासनिक संरचना पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा शिक्षा स्वास्थ्य पढ़ेंगे, आप कहते हैं ऊर्जा पढ़ेंगे, हम यहाँ पर कौन कौन सी परियोजनाएं कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे अभी आने वाले हैं। आए को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए। अब आपका मर्जी है, आप लाइक के बटन में, आप क्या कहते हैं घंटे के बटन में जो मार के फेंक के मारते हो वो करिए, लेकिन आपको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है, यहाँ पर है जरूर करना है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।